जिस तूफान की आहट ने ओडिशा और बंगाल को बेचैन कर रखा है, उस तूफान की तट से टक्कर हो गई है। बीती रात जब आप और हम अपने घरों में सो रहे थे, तब ओडिशा और पश्चिम बंगाल तूफान से दो हाथ कर रहे थे और हमारी तैयारी ने ये बता दिया कि हमें तूफानों से टकराने का हुनर आता है। डाना चक्रवाती तूफान की दस्तक के बाद से दोनों राज्यों के कई जिलों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और जमकर बारिश भी हो रही है। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से टकराने के बाद वहां के जिलों में करीब 5 घंटे तक लैंडफॉल चलेगा। बेशक ये तूफान बंगाल और ओडिशा से टकराया हो, मगर मौसम विभाग की माने तो इसका असर 7 राज्यों तक दिखेगा। ऐसे में राहत और बचाव के लिए केंद्र से लेकर राज्यों ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की कई टीम मैदान में उतर चुकी है। ये टीम लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने का काम कर रही है। रास्ते में तूफान की वजह से गिरे पेड़ों को भी हटा रही है और साथ ही बिजली सप्लाई को बरकरार रखना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो तूफान से टकराने की प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। इसरो सैटेलाइट के जरिए इस तूफान को ट्रैक कर रहा था। तूफान की रफ्तार क्या है, किस दिशा की ओर ये बढ़ रहा है, इसकी पल पल की अपडेट सरकारों को मिल रही थी। यही वजह रही कि वक्त रहते लाखों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। तो अभी तूफान से जुड़ा ताजा अपडेट क्या है, आपको जल्दी बता देते हैं। ये तूफान बीती रात ओडिशा के तट से टकराया और अब तक वहां तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। जी हाँ, ओडिशा के केंद्रपाड़ा भद्रक में तूफान का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। इतना ही नहीं, ओडिशा के कई इलाकों में तो पेड़ भी उखड़कर गिर चुके हैं और ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल का भी दिखाई दे रहा है। बंगाल में तूफान प्रभावित इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तो ऐसे में ओडिशा के भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट जो है उन्हें बंद करना पड़ा। इतना ही नहीं, दोनों राज्यों में 500 से ज्यादा ट्रेनें भी कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि वक्त रहते 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया था और राहत बचाव के इस काम को आसान बनाया एनडीआरएफ ने। तूफान प्रभावित इलाकों में 56 टीमों को मैदान में उतारा गया और बात करें ओडिशा की तो वहां एनडीआरएफ की 20 टीमें मुस्तैद हैं। पश्चिम बंगाल में 17 टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री को फोन भी किया और हालात की जानकारी उनसे ली। और इन सब के बीच ओडिशा में तूफान प्रभावित इलाकों में स्कूलों को भी बंद रखा गया है, कॉलेजेस को भी बंद रखा गया है। और हम लोग हैं दीघा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र दीघा में, जो पूर्वी मिदनापुर जिले में आता है। और साइक्लोन दाना का लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। आईएमडी के अनुसार रात 11:30 बजे से ये प्रोसेस शुरू हुआ है और उड़ीसा तट से 50 किलोमीटर दूर साइक्लोन दाना उपस्थित है और वो लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरह का जो सी कंडीशन है इस वक्त, उसका आप जायजा ले सकते हैं। काफी चॉपी सी कंडीशन इस वक्त है जो दीघा के समुद्र तट पे हमें देखने को मिल रहा है। और उड़ीसा से लेके बंगाल की खाई में ये पूरे जो कोस्ट लाइन है उसी पर इस तरह का चॉपी सी कंडीशन पूरे रात को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ तेज हवाएं 100 से 110 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही है और उसके साथ साथ गस्टिंग विंड जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और इसी को लेकर इतनी आशंका है। और साथ साथ तेज बारिश वो भी शुरू हो चुकी है। आज पूरी रात इस तरह से तेज हवाएं, उसके साथ साथ बारिश होने की आशंका पूरे तटीय क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। और पूरे रात ये लैंडफॉल प्रोसेस चलेगा। 4 से 5 घंटे की ये लैंडफॉल प्रोसेस होने के बाद सुबह ये कंप्लीट होगी और उसके बाद जब अगला दिन आएगा कल, तभी पता चलेगा कि इससे कोई जानमाल की क्षति हुई है या नहीं, क्योंकि उड़ीसा में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पे ले गया गया है। पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह लेके गया है। और जिस तरह का कंडीशन इस वक्त समंदर में दिखाई दे रहा है, उससे कई जगहों पे जो लो लाइन एरियाज है उससे ये डर है कि जो नदी के बांध है वो ना टूट जाए। उसके साथ साथ घर भी टूट सकते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं उसको भी टूटने की आशंकाएं हैं। तो दोनों ही राज्य सरकार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार ने एहतियातन तौर पे
लोगों को सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश की है। ये रात कहर की रात है और जिस तरह का कंडीशन इस वक्त देखने को मिल रहा है, तेज हवाएं इस वक्त है, उसके साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो चुकी है। समुद्र तट पे जब कल तूफान पहुंचा और टकराया तो कैसा नजारा था वो भी आपको बता दें। ओडिशा के भद्रक जिले के धामरा इलाके की तस्वीरें आई हैं। तूफान की वजह से वहां पूरे इलाके में बादल छा गए। देखते देखते चारों तरफ अंधेरा हो गया। फिर शुरू हुआ बारिश और तेज हवाओं का दौर। तेज हवा के झोंकों से हाईवे किनारे खड़े पेड़ झूमते हुए नजर आए। हालांकि तूफान की वजह से वहां पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था, इसलिए ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। तस्वीरें आपके सामने धामरा की, ओडिशा के धामरा में ये तस्वीरें सामने आई। जब तूफान टकराया तो तेज बारिश हुई और तेज हवाएं चली और वहां पर पेड़ जो थे इतनी तेजी से झूमते नजर आए, ऐसा लग रहा था कि कभी भी गिर सकते हैं। हवाओं का रुख बहुत तेज। तो अब आपको दिखाते हैं ओडिशा के भुवनेश्वर एयरपोर्ट की तस्वीरें। अक्सर एयरपोर्ट यात्रियों से खचाखच भरा रहता है। किसी को अपनी फ्लाइट का इंतजार होता है तो कोई यात्रा पूरी कर लौट रहा होता है, मगर भुवनेश्वर एयरपोर्ट में इस वक्त खामोशी छाई हुई है। इसकी वजह है डाना तूफान, जिसकी रफ्तार को देखते हुए एहतियातन उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर रेत से भरी बोरियां लगा दी गई ताकि पानी एयरपोर्ट के अंदर ना घुस सके। भुवनेश्वर एयरपोर्ट की तरह कोलकाता एयरपोर्ट का नजारा भी ऐसा ही रहा। तूफान की वजह से ज्यादातर फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी और यहाँ कुछ फ्लाइट्स देरी से थी। वहां यात्रियों से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की संख्या दिखाई दे रही थी, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर लगातार यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है, लेकिन इस तूफान के बाद यहाँ पर भी सन्नाटा पसरा हुआ था और ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर्मी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। और अब ताजा अपडेट के मुताबिक कोलकाता एयरपोर्ट को फिलहाल खोल दिया गया है। जो उड़ानें देरी से की गई थी उनको अब वापस दुरुस्त करने की बात की जा रही है। तो तूफान के इन खतरनाक तेवर का अंदाजा पहले ही लग चुका था, इसलिए समंदर किनारे वाले जिलों से लोगों को हटाने का काम पहले ही शुरू हो चुका था। इन तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया। ये लोग अपना जरूरी सामान लेकर इन शिविर में पहुंचे, जहां उनके लिए खाने पानी का पूरा इंतजाम किया गया। अब जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो ये सभी लोग फिर अपने घरों को लौट जाएंगे। और अब आपको एक एक करके वो तमाम तस्वीरें दिखा देते हैं जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सामने आई हैं। उफान मारती समंदर की ये लहरें बता रही हैं कि तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में तूफान को देखते हुए समंदर किनारे को खाली करवा दिया गया था। मछुआरों को कुछ दिन समंदर से दूर रहने की हिदायत दी गई थी, जिसकी वजह से जब आज तूफान ने दस्तक दी तो जानमाल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं इसी के चलते मछुआरों को यह भी कहा गया था कि अपनी बोट्स को नावों को मोटी रस्सी से बांध दें ताकि वो बह ना निकले और तेज हवाओं के चलते जानमाल का कोई नुकसान यहां पर नहीं हो। तो ओडिशा के भद्रक जिले में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला। अभी भी वहां बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। धामरा में समंदर में उठती लहरों के बीच वहां खड़ी एक नाव हिचकोले खाती नजर आई। तूफान की रफ्तार के आगे कई पेड़ धराशायी हो गए। अब तूफान के असर के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया है। दमकल विभाग की टीमों ने राहों में गिरे पेड़ों को काटकर साइड करना भी शुरू कर दिया गया है। बड़े बड़े कटर्स की मदद से आड़े तिरछे गिरे पेड़ों का किसी तरह से काटा जा रहा है ताकि गाड़ियों के लिए आने जाने का रास्ता साफ किया जा सके। आवाजाही के लिए कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए बड़े बड़े पेड़ जो
टेढ़े मेढ़े होकर गिर गए थे, उन्हें काटने का काम लगातार जारी है और इसके लिए बड़े बड़े कटर्स हाथ में एनडीआरएफ की टीमें और लेकर पेड़ साफ करती हुई, हटाती हुई, काटती हुई। ये आप जो देख रहे हैं पिछले रात को जो आया 120 का 30 जो IMD का इन्फॉर्मेशन था, तो इसके लिए बहुत सारा पेड़ इस तरह रोड से ब्लॉक हो गया है। हमको इन्फॉर्मेशन मिली, लोगों में जो तकलीफ हो रही है हमको इन्फॉर्मेशन मिली और हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अभी रोड को क्लीन करेंगे। पहले रोड NH और छोटा मोटा रास्ता जो होगा, जो लोगों को जाने आने के लिए जो तकलीफ हो रही है उसको पहले हम क्लीन करेंगे। उसके बाद जो घर पर होगा कि और कोई जगह होगी वहाँ पर जो पेड़ गिरा होगा उसको हम क्लीन करेंगे। अभी यहाँ पर तो हमारा दो टीम है धामरा फायर स्टेशन में और भद्रक डिस्ट्रिक्ट में और बहुत सारे टीम आगे हैं। उड़ीसा फायर सर्विस का टीम जगह जगह पर तैनात है। अभी तो हमारे पास डैमेज का कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। हमको बस यही बताया गया है कि रोड क्लीन करना है और हम यहाँ से शुरू करके रोड क्लीन कराए भी हैं। तो ओडिशा के धामरा में तूफान के गुजरने के बाद राहत बचाव का काम शुरू हो गया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा। साइक्लोन दाना के प्रभाव से कई जगह बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर पड़े हैं और ऐसी ही एक जगह पर इस वक्त हैं धामरा में। ये देखिए, जो समुद्र की ओर जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पेड़ टूटे गिरे पड़े हैं। उनमें से एक पेड़ है, बड़ा पेड़ है, ये पूरी तरह से यहाँ पर टूटकर गिर पड़ा है, जिसे फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं, गांव वाले हैं, वही उद्यम लेकर काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उन्होंने सड़क खोलने का काम शुरू कर दिया है। बेहद बड़ा पेड़ है और ये टूटकर गिर पड़ा है और अभी भी जो लैंडफॉल का प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, जो रियर पार्ट होता है साइक्लोन का, वो इस जगह से गुजर रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक अभी 1-2 घंटे तक ये लैंडफॉल का प्रोसेस चलता रहेगा। हवाओं की गति बेहद तेज है। इस वक्त लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सामने भी कई पेड़ गिरे पड़े हैं और ऐसे में जो खबर आ रही है, सूचना आ रही है, यहाँ पर धामरा में, भीतरकनिका में, इन 2 जगहों पर जहां पर लैंडफॉल हुआ है वहां पर कई पेड़ टूट गए हैं। भद्रक जिले में नुकसान हुआ है जहां पर बहुत सारे पेड़, साइन बोर्ड वगैरह टूट गए हैं। इसके अलावा कोस्टल इलाकों में भी खासतौर पर पेड़ों के टूटने की सूचना आ रही है और इस वक्त जगह जगह टीमें पहुंचने का काम कर रही हैं। कुछ जगह तो स्थानीय लोग ही काम पर जुट गए हैं। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, धामरा, उड़ीसा। बीते कुछ सालों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई है, जिसका फायदा ये हुआ कि इन तूफानों के बारे में वक्त रहते पता चल गया और राहत बचाव एजेंसियों को इससे निपटने का पर्याप्त वक्त भी मिल गया। इस बार भी डाना तूफान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ है। इस बार भी मौसम विभाग को इस प्राकृतिक आपदा के बारे में सटीक सूचना इसरो के सैटेलाइट के जरिए पता चली है। इसरो के ये 2 सैटेलाइट्स हैं, EOS-06 और इनसैट 3DR, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी में उठे इस डाना तूफान के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी मुहैया करवाई। यानी बंगाल की खाड़ी में डाना तूफान के बनने से लेके इसके हर लेटेस्ट अपडेट की रियल टाइम जानकारी मौसम विभाग को इन्हीं 2 सैटेलाइट्स के जरिए मिली। EOS-06 सैटेलाइट को 2 साल पहले नवंबर 2022 को PSLV C54 रॉकेट से छोड़ा गया था, जिसमें स्कैरोमीटर नाम का एक सेंसर लगा है जो समंदर के ऊपर चलने वाली समुद्री हवाओं और उनके सर्कुलेशन की जानकारी देता है। जबकि इनसैट 3DR एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। ये बादलों के बनने की प्रक्रिया को ट्रैक करता है। ये सैटेलाइट बताता है कि तूफान बन रहा है या नहीं। तो चक्रवातों की बेहतर निगरानी, चक्रवात के बनने का पूर्वानुमान लगाने और इसकी रफ्तार पर नजर रखने में इसरो सैटेलाइट काफी मददगार साबित हुए हैं, जिसके चलते ऐसे चक्रवाती तूफानों से निपटने में हमारी राहत और बचाव एजेंसियों के काम को काफी आसान बना दिया गया है। अब बात करेंगे हवा में घुलते प्रदूषण की, जिससे कम आज दिल्ली थोड़ी राहत में है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली समेत NCR में प्रदूषण ने हालात बेहद गंभीर बना दिए थे। हालात ये हो चुके थे कि चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा था। लेकिन आज दिल्ली को थोड़ी राहत मिली। दिल्ली सरकार के एक्शन और लोगों के सहयोग का असर आज दिल्ली में नजर आ रहा है। बीते 2-4 दिनों के मुकाबले आज दिल्ली में AQI काफी कम रहा।
प्रदूषण से लोगों को राहत मिले, इसके लिए दिल्ली सरकार फुल एक्शन मोड में है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पे लगाम लगाने के लिए सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन्स पे भी विचार कर रही है और साथ ही साथ दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है जहां पर AQI ज्यादा है, वहां पर कई तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि दिल्ली वालों को दमघोंटू हवा से राहत मिले। सर्दियों का मौसम आते ही जहरीली हवा से देश की राजधानी का दम घुटने लगता है। ठंड के इस मौसम में जब हवाओं की रफ्तार थम जाती है तो दिल्ली पर सांसों का संकट और गहराने लगता है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में वायु प्रदूषण बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है। गुरुवार को प्रदूषण में थोड़ी कमी तो दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली NCR को राहत देने के लिए ये नाकाफी था। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का दूसरा चरण लागू हो चुका है। डीजल जनरेटर पर पाबंदी है और लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की गई है। अब दिल्ली में गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के मकसद से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की शुरुआत की। 14 अक्टूबर के बाद मौसम विपरीत दिशा में बढ़ना शुरू हुआ है। हवा की गति जब ठहर रही है, बारिश बंद है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो प्रदूषण जो AQI का लेवल है बढ़ रहा है। हमारी सरकार की कोशिश क्या है कि पहले दिल्ली में अपने हिस्से का जो पोल्यूशन पैदा होता है, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट का पोल्यूशन हो, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन हो, उसको युद्ध स्तर पे कंट्रोल करने के लिए काम किया जाए और उसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है। ग्रैप 2 की पाबंदियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को इस अभियान में शामिल किया जा रहा है। जिन वॉलंटियर्स को पहले छुट्टी दे दी गई थी, उन्हें इस मुहिम के जरिए 4 महीने और काम करने का मौका मिल रहा है। दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने के लिए आने वाले 4 महीनों में नौकरी दी जाएगी। 4 महीने का रोजगार अपना पक्का होगा। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में जलाई जाने वाली पराली को भी जिम्मेदार बताया जाता है। दिल्ली सरकार ने दूसरे राज्यों से भी प्रदूषण पर लगाम लगाने में सहयोग करने की अपील की है। अगर सख्त पाबंदियों के बावजूद प्रदूषण के हालात नहीं सुधरे तो सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन कराने पर भी विचार कर सकती है। अभी आर्टिफिशियल रेन दिल्ली में कभी हुआ नहीं, तो जो काम ग्राउंड के हैं, हम ग्राउंड वर्क को भी मजबूती से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ देश और दुनिया में जो टेक्नोलॉजिकल नए सोल्यूशन आ रहे हैं, उनको भी दिल्ली के अंदर जो है हम इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज DDMA की बैठक थी, वहाँ LG साहब से भी हमने निवेदन किया है केंद्र सरकार से बात करें। मेरे ख्याल से अगर IIT कानपुर ने इतना मेहनत करके इस टेक्नोलॉजी को अगर ढूंढा है तो हमारा प्रयास ये है कि उसका कम से कम पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के अंदर इस बार किया जाए, जिससे उसका इम्पैक्ट एनालिसिस किया जा सके। सेंटर से नोट मिला, क्लियरेंस मिला आपको? नहीं, अभी तो हमने मीटिंग के लिए निवेदन किया है, अभी जवाब तो नहीं आया है। आज हमने LG साहब से भी कहा है कि वो भी सेंटर से बात करें और मेरा सोचना यह है कि हमें जो भी बेस्ट एफर्ट हैं उनको हम सबको जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सरकार ग्रैप 2 लागू करने के साथ ही पड़ोसी राज्यों और लोगों से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में सहयोग की अपील कर रही है। फिक्र इस बात की है कि दिवाली से पहले ही वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे में दिवाली के बाद हालात और बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पॉल्यूशन से निपटने का सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव और इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले खान पान को अपनाना जरूरी है। साथ ही घर के बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है।
धूल धुएं का गुबार दिल्ली की उत्सवी चमक को फीका करने पर आमादा है, लेकिन दिल्ली वालों को भी साफ हवा का हक है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है? अच्छी सेहत बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आपकी ढाल बन सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर और खान पान में कुछ बदलाव करके आप घर बैठे प्रदूषण को मात दे सकते हैं। लिहाजा अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। जब प्रदूषण कम हो, मौसम साफ हो, तब पैदल चलें, ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करें। प्रदूषण के दौरान जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। जब भी घर से बाहर निकलें, आंखों पर चश्मा जरूर लगा लें। घर में नियमित साफ सफाई डस्टिंग करते रहें। घर के बाहर सड़क को गीला करें ताकि धूल के दूषित कण हवा में न उड़ें। अपने घर, ऑफिस और आसपास की जगहों पर पेड़ पौधे लगाएं। ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब रहें ताकि तनाव से बचा जा सके। खाने में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी खाएं और अपने आहार में डेयरी और मांस की मात्रा कम करें। खान पान में ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि आप वो खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। इसके लिए आंवला, जो विटामिन सी का स्रोत है, इसका सेवन करें। हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जो विटामिन और मिनरल समेत कई पोषक तत्वों का स्रोत है। काली मिर्च में भी विटामिन और मिनरल्स के गुण पाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करें। सेब को रेगुलर तौर पर खाया जाए तो माना जाता है कि ये फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने का काम करेगा। हल्दी एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो वायरल संक्रमण से लड़ने में सहायक है, लिहाजा हल्दी का भी सेवन करें। बच्चों और बुजुर्गों की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर इनकी सेहत पर पड़ता है। ऐसे में इनका ख्याल कैसे रखा जाए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। बच्चों और बुजुर्गों की डाइट में विटामिन सी को शामिल करें। आँखों को ताजे ठंडे पानी से 2-3 बार धोने को कहें। बिना मास्क पहने उन्हें घर से बाहर न निकलने दें। बच्चों और बुजुर्गों की बॉडी हाइड्रेट रखें। उन्हें दिन भर में 6 से 7 गिलास पानी पीने की सलाह दें। बाहर जाना पड़ता है तो ब्रेक्स में जाएं या दोपहर में जाएं, सुबह या शाम ना जाएं जब पोल्यूशन ज्यादा होता है, या एयर क्वालिटी इंडेक्स को चेक करके तब जाएं। और जब बाहर जाने से पहले N95 मास्क लगा के जाएं। थोड़ा साथ में बहुत सारे तरल पदार्थ लेके जाएं। बार बार पानी पीते रहें। ब्रेक्स में अपना ट्रेवल पूरी करें। घर के अंदर भी रहें तो भी ध्यान रखें कि आप एंटीऑक्सीडेंट लें, पानी खूब सारा पिएं, नींद अच्छी लें, तरल पदार्थों का सेवन करें। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, अस्थमा की या COPD की, तो उस मेडिसिन की डोज को डॉक्टर से दोबारा रिव्यू करा लें, चेक करा लें। अपना ग्लूकोज चेक करा लें, डायबिटीज अभी कंट्रोल्ड है नहीं। फेस्टिव सीजन में प्रदूषण से खुद को और अपने परिवार को बचाने के ये कारगर उपाय हैं, जिनके जरिए हम प्रदूषण की अपने घर में नो एंट्री कर सकते हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात त्योहारों की करते हैं। दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है तो देश भर के बाजार भी सज गए हैं। लोगों ने घर की सजावट के साथ कपड़े और गहनों की खरीदारी शुरू कर दी है, जिसके चलते इन दिनों देश भर के बाजारों में ग्राहकों की अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है। धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में अच्छी खासी रौनक नजर आने लगी है। कोई गहनों की खरीदारी में जुटा है, कोई कपड़ों और सजावट के सामानों की खरीदारी में जुटा है, और तो और कोई दोस्त और रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदने में जुटा है। इन दिनों देश के ज्यादातर बाजारों में कुछ ऐसी ही रौनक नजर आ रही है, जिसकी एक तस्वीर अहमदाबाद से सामने आई है, जहां लोगों ने पुष्य नक्षत्र के मौके पर सोने चांदी के आभूषणों की जमकर खरीदारी की। फिलहाल आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद का ये AB ज्वेलर्स, जहां पे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सोने चांदी की चीज लेने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पुष्य नक्षत्र पर माना जाता है कि सोने चांदी की खरीदी करना शुभ माना जाता है। कोई भी अगर अपने नए घर में प्रवेश करना चाहता है तो आज का दिन भी विशेष तरीके से शुभ माना जाता है। लोग अलग अलग इयररिंग्स हो, रिंग हो, चाहे नेकलेस हो, ये तमाम चीजों की खरीदी करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं। दुकानों में ग्राहकों की ये भीड़ बता रही है कि सोने चांदी की कीमतों में तेजी के बावजूद लोगों ने पुष्य नक्षत्र के मौके पर आभूषणों की खरीदारी का मौका नहीं गंवाया। ग्राहकों की इस भीड़ को देख कारोबारियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं।
देखा जाए तो अहमदाबाद में 200-250 किलो से करीब करीब गोल्ड के लकड़ी सिक्के और गहनों की एडवांस बुकिंग के साथ इतनी बिक्री मानी जा सकती है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों के घर में इन्वेस्टमेंट के तौर पे, एक वेल्थ के तौर पे इतना हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। अभी हम रिंग खरीदने आए हैं, भाव थोड़ा ज़्यादा है इसलिए। जरूरत के हिसाब से परचेज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट भी पर्पस है दिमाग? जरूरत के हिसाब से, मतलब जो मेरा मैचिंग है एक सेट का, उसके हिसाब से हम रिंग खरीदने आए हैं। अभी ये पुष्य नक्षत्र भी है। त्योहारों के इस मौके पर तोहफे देने का चलन भी बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, जिसे देखते हुए हर साल बाजार में कुछ न कुछ नए गिफ्ट आइटम देखने को मिलते हैं। वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी से तैयार होने वाले इन गिफ्ट आइटम की डिमांड भी हाल के कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। ऐसे में इस साल भी त्योहार को देखते हुए गुलाबी मीनाकारी के इन कारीगरों ने कई गिफ्ट आइटम तैयार किए हैं, जैसे मोर के जोड़े, हाथी, शंख और गणेश लक्ष्मी प्रतिमा की डिमांड ज्यादा है। सबसे ज्यादा ऑर्डर हम लोगों को आते हैं अंडर 5000, 5 से 10 हजार के बीच में सबसे ज्यादा ऑर्डर आते हैं कि 5000 से 10 हजार के रेट में जो भी होगा, और वो बल्क ऑर्डर में ही होते हैं। तो कॉर्पोरेट कंपनियां जैसे गिफ्ट अपने कर्मचारियों को या फिर अपने कस्टमर्स को देना चाहती हैं, तो उसका काफी फायदा मिलता है हम लोगों को। हम लोगों को बहुत सारे ऑर्डर मिलते हैं और उसका बहुत लाभ मिलता है। हम लोग बहुत सारे तरह तरह के हाथी है, लक्ष्मी जी, गणेश जी, बहुत सारे वो ज्वेलरी भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। खास बात यह है कि इस हुनर को GI और ODOP में भी शामिल किया जा चुका है, जिसके बाद से वाराणसी में गुलाबी मीनाकारी से तैयार होने वाले इन गिफ्ट आइटम की डिमांड देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजी से बढ़ी है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे।